हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आज आपका स्वागत है। हमारी क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3, √2, √5 इस तरह के अंडर रूट में जब प्राइम नंबर होता है रूट के अंदर वर्गमूल में जब अभाज्य संख्या लिखी होती है तो वो अपरिमेय होती है। यह सिद्ध करना है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। हमको सिद्ध करना है कि √2 इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि जिसे हमको सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत हम ये मानते हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे तो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान सकते हैं, अब हम सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं तो प्रूफ करना है हमको, तो हम अब ये मानते हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। यानी √2 कैसा है, रैशनल नंबर है। इरेशनल हमको सिद्ध करना है, लेकिन हम मान रहे हैं कि √2 रैशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने माना, या उत्पत्ति लिख दो या इंग्लिश वाले लिख दिए प्रूफ। ठीक है, माना कि √2 कैसा है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय है ना। इंग्लिश में मैं सारी टर्म्स बोलते चलूँगी। हमने मान लिया कि √2 कैसा है, रैशनल नंबर है ना। ये इसके विपरीत हमने मान लिया है कि कंट्रोलरी कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर √2 परिमेय संख्या है तो हम √2 को इस तरह से लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू R/S, जहाँ पर वेयर S इज नॉट इक्वल टू 0, S 0 के इक्वल टू नहीं होगा। यही परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्या को हम R/S के रूप में लिख सकते हैं और S क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। और RS दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स है। R और S कैसे है, इंटीजर वैल्यू है। और S नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब जब ये R और S परिमेय संख्या है और पूर्णांक है, तो R का कोई ना कोई अभाज्य गुणनखंड होंगे, S के भी अभाज्य गुणनखंड होंगे। मतलब R के भी प्राइम फैक्टर्स होंगे और S के भी प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो R और S में जब प्राइम फैक्टर्स होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्राइम फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन हो। सपोज R के प्राइम फैक्टर A, B, C हो, तो S का प्राइम फैक्टर हो सकते हैं ना, B, C, D। चलो इसको B कर दो, इसको D कर दो। ऐसे हो सकते हैं भाई, R के हो सकते हैं A, D, C, और इसके हो सकते हैं S के क्या हो सकते हैं B, C, D। इस तरह से प्राइम फैक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं, और एक तो सभी का होता ही है ना। तो अगर ये प्राइम फैक्टर्स, इनके कुछ प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, तो उन कॉमन प्राइम फैक्टर से हम ऊपर और नीचे भाग दे देंगे। तो R को भी भाग दे दो, S को भी दे दो, तो कॉमन क्या है, DC इसमें भी है। और DC सपोज कर रहे हैं, मैं समझाने के लिए आपको लिखा है। तो इन दोनों का अगर DC से गुणा भाग दे दो तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगी इससे, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचेगा, A और B बच जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि R और S में कुछ कॉमन भी लिख सकते हो, या उभयनिष्ठ लिख दो हिंदी में। अभाज्य गुणनखंड है, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड
से R व S को भाग देने पर A/B प्राप्त होगा, है ना। या कुछ भी प्राप्त हो सकता है। हमने A/B हम, क्योंकि ये चर राशि है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने चर राशि मान ली A और B, A/B, और इनके भी कुछ भी मान हो सकते हैं। तो √2 बराबर A/B हो जाएगा, क्योंकि इनको भाग देने पर ये मिल रहा है, तो इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं कि जब R और S को जितने भी अभाज्य गुणनखंड थे, है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कॉमन प्राइम फैक्टर थे, उनको हमने डिवाइड कर दिया। तो A और B कैसे हैं, तो A और B में अब कोई भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर अब इसमें A और B में नहीं बचा, केवल एक के अलावा। तो A व B पूर्णांक है और इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये क्या है, A और B सह अभाज्य है, यानी इनके बीच में जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये है कैसे हो गए, कोप्राइम, सह अभाज्य हो गए, है ना। ये हम मान लिया, ये नंबर याद रखना, है ना। ठीक है, अब ऐसा है तो ठीक है, हमने देख लिया कि A और B पूर्णांक है ना, और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कैसे है, कोप्राइम नंबर हो गए, सह अभाज्य हो गए। अब देखो, हमने सीखा है कि हम इक्वल टू के दोनों साइड कोई भी संख्या घटा सकते हैं, बड़ा ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो करो वो इक्वेशन में दोनों साइड करो। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों साइड वर्ग करने पर इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग, तो इसका वर्ग करने से क्या मिलेगा, 2, और इसका वर्ग करने से A का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B² बराबर A का स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A² को 2 से डिवाइड करोगे तो B² मिल रहा है, मतलब A² तो एक पूर्णांक था, है ना, और A² को एक पूर्णांक था, A² को अगर 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो जब जो 2 है वो A² को विभाजित कर सकता है, तो ऐसा लिख दो, क्योंकि A² 2 से विभाजित होता है, अतः यह A को भी विभाजित, 2A को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, अगर वो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। सपोज जैसे 6 है और 6 का वर्ग होता है 36, तो 3 6 को विभाजित करता है, तो 3 36 को विभाजित करता है, तो 3 6 को भी विभाजित करेगा। कब? क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर। हाँ, लेकिन अगर ये 4 से विभाजित करोगे तो ये तो होता है, पर देखो 4 6 को विभाजित नहीं करता, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम, 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, फुल्ली डिवाइड नहीं करता ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का केस ऐसा होता है कि अगर प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी 2 अगर A² को विभाजित करेगा तो 2 A को भी विभाजित करेगा, यानी फुल्ली डिविजिबल होगा। A भी 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये तो हमको एक मिल गया है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A² बराबर 2B का स्क्वायर, ये भी हमको एक समीकरण मिल गया,
इसको समीकरण यहाँ नाम दे दो कुछ भी, ऊपर अगर 1 नाम दिया हो तो यहाँ पर 2 दे दो, हमने नाम नहीं दिया, हमने यहाँ 1 दे दिया, ठीक है। इस तरह से हमको एक ही समीकरण मिल गया, क्योंकि ये इसको 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, तो अगर 2 a को विभाजित करेगा इस तरह से, तो कुछ ना कुछ तो हमको क्वोशिएंट मिलेगा, कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा, तो हम मानते हैं वो भागफल मिलेगा c। और c क्या है? c भी एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर वैल्यू है, c भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a बराबर 2c, ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 से c का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो a बराबर 2c मिला, और c क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। जब 2c एक पूर्णांक है तो इस a का मान 2c हम इस में रख दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो क्या होगा? a का स्क्वायर बराबर होगा 2 और b सॉरी 2c का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होगा? अगर इसको यहाँ करेंगे तो 4c का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2b का स्क्वायर। ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो क्या होगा? 2c का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा, है ना, ठीक। अब मैं ये इसके आगे का मैं ऊपर का इरेज कर दूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा ये लाइन को हटाकर यहाँ लिख देती हूँ ब्लू पेन से, ये देखिए यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए अगर ये c, ये b स्क्वायर 2c इक्वल टू 2c का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे c, सॉरी 2। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, है ना, और हमको c स्क्वायर मिलेगा। तो अगर b 2 है, 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना, ये वही लिख दो यही लाइन, क्योंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है या तो a भी 2 से विभाजित होगा, या ये लिख दीजिए कि 2 से b स्क्वायर विभाजित होता है, डिवाइड होता है, फुल्ली डिवाइड होता है, तो b भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। वही बात, क्योंकि जब a स्क्वायर 2 से विभाजित हुआ था तो a विभाजित हो गया था, वैसे b स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होता है तो b भी होगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, है ना। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि b 2 क्या करेगा? b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा तो कुछ हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 2 ने क्या किया, यहाँ से पता, इस लाइन से हमको पता चला कि 2 से a भी विभाजित होता है ना, अतः ऐसे लिख सकते हैं 2 a को भी विभाजित करता है तथा b को भी विभाजित करता है ना। देखो ये 2 हुआ, a को भी विभाजित किया और b को भी विभाजित किया, यानी 2 a और b का एक कॉमन फैक्टर है।
अतः 2 यहाँ लिख देना क्योंकि, यहाँ पर ऐसा क्योंकि का साइन भी लगा सकते हो। 2 A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 2 A को भी विभाजित करता है, B को भी विभाजित करती है, यानी इन दोनों के बीच एक प्राइम 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तभी तो विभाजित कर रहा है। जो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, उनसे वो फुली डिविजिबल संख्या, उनसे फुली डिविजिबल होगी, तभी तो उनको कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड वही होंगे जो उस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। और हमने पहले क्या बताया था यहाँ पर कि A और B कैसे है, सहभाज्य। मैंने पहले यहाँ ये लिखा था कि A और B कैसे सहभाज्य, सह अभाज्य, मतलब A और B के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सह अभाज्य के पहले भी मैं डेफिनेशन आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। बट यहाँ हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 2 A और B के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी A और B सहभाज्य नहीं हुए। अब ये क्यों ऐसा, ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है ना, कंट्राडिक्शन क्यों आया? ये जो हमने 2 को तो सिद्ध कर, A और B को हमने सिद्ध किया था कि ये असहभाज्य है, लेकिन अब ये आ रहा है कि ये तो इनके बीच में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि सहभाज्य का मतलब होता है कि एक के सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। बट यहाँ पर तो A और B के बीच में 2 है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी या कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास। तो ये विरोधाभास क्यों आया है? ऐसा विरोधाभास इसलिए आया है, यह विरोधाभास है ना। पहले हमने बोला था कि A और B सहभाज्य है, अब उसका विरोधाभास आ गया है कि A और B के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये विरोधाभास क्यों आया है? क्योंकि पहले हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, हमने ऐसा अजम्पशन किया था ना कि 2√2 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, रेशनल नंबर है। यह विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, हमने एक फॉल्स अजम्पशन किया था, उसकी वजह से ये विरोधाभास आया है। अतः आया है क्योंकि हमने अब वो कल्पना क्या थी कि त्रुटिपूर्ण कल्पना या फॉल्स अजम्पशन क्या था, √2 कैसा है, रैशनल है, √2 परिमेय संख्या है। अतः अब हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो ये इसको मैं करती हूँ इरेज और यहाँ लिख देती हूँ √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो मैं इसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ। कोई भी नंबर हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, इस अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी अभाज्य संख्या होगी, तो उसको अगर सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। हमको सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो परिमेय है, वो रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। अब रैशनल नंबर माना तो उसका रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है,
परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि उसको r बटे s के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ जो हर होगा है ना, r बटे s अगर लिखा तो s होगा वो कैसा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और r और s हमने मान लिया कि क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हमने देखा कि इनके बीच में हो सकता है कि कुछ अभाज्य गुणनखंड कॉमन हो, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो, या कह सकते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो। तो हमने क्या किया, एक हो, दो हो, कितने ही हो, या हो सकते ना भी हो। तो हमने क्या किया, उन्हीं अभाज्य गुणनखंड से, उन्हीं कॉमन प्राइम फैक्टर से ये आर और एस को क्या दिया, भाग दे दिया। आर को भी भाग दे दिया और एस को भी भाग दे दिया, मतलब आर को भी डिवाइड कर दिया और एस को भी। तो हमको क्या मिला, ए बटा बी, क्योंकि आर को किसी संख्या से विभाजित करोगे कुछ तो मिलेगा, तो हमने देख लिया कि बी मिले, ए मिलेगा। एस को भी किसी संख्या से डिवाइड किया तो मिला बी, है ना। तो कॉमन फैक्टर से दो ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया और हमको मिला ए बटा बी, ए बाय बी। हमने देखा कि √2 अब ए बी के बराबर हो गया, और हमने ए बी को क्या मान लिया, सह अभाज्य, यानी हमने इसको मान लिया था कि ये सह अभाज्य है, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा, है ना, सिर्फ एक होगा। एक सहभाज्य का मतलब होता है कि इनके बीच में केवल एक कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, एक अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड केवल एक होगा, एक, है ना। ये तो ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि एक तो सभी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो सभी संख्या से उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर निकलता है, इसलिए हमने माना कि ये सह अभाज्य है ना। तो हमने दोनों संख्याओं को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यानी वर्ग कर दिया। तो वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा, क्योंकि √2 का मतलब होता है घात 1/2, और ये 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमको 2 मिलेगा। यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, ये b को इधर ले गए, b स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 गुणा और 2 को यहाँ लिया है, तो a स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होता है। अब कोई भी प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्गों को विभाजित करती है, इसका मतलब होगा कि वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी 2 अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 यानी 2 a को भी विभाजित करेगा, है ना। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। हमने क्या किया, इसका इधर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको इस तरह से कर दिया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और हमने लिखा कि जब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी करेगा, तो हमने लिखा कि a बटे 2 a को विभाजित करके देखा 2 से, तो हमने माना कि c मिलेगा, और c क्या है, पूर्णांक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a = 2c कर दिया। ठीक है, ये चीज़। अब हमने a का यहाँ से a का मान मिल गया 2c, और c क्या है, पूर्णांक, और ये तो इंटीजर वैल्यू है ना। और हमने ये a की वैल्यू कहाँ रख दी, ये वाले यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में। तो हमने a की वैल्यू रखी, तो हमको क्या मिलेगा, 4c का स्क्वायर = 2b का स्क्वायर। अब ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2c का स्क्वायर = b स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब हम इसको ऐसा लिख सकते ना, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c2 यहाँ चले जाएगा। तो अब देखो यहाँ फिर क्या हो रहा है, b स्क्वायर किसको 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या होगा, a को भी तो b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हमको मालूम पड़ गया कि 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ हमने प्रूफ किया था कि 2 a को भी डिवाइड करता है, ये यहाँ बोला है हमने। तो जब 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 a का भी कॉमन, a और b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2a और b का, तो यहाँ तो हम पहले ही बोल चुके हैं ना कि a और b कैसे है, सह अभाज्य। तो यहाँ ये तो दो विरोधाभास हो गया कि पहले तो हमने बोला कि a और b अभाज्य सह अभाज्य है, और अब हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में एक और कॉमन फैक्टर है 2। तो ये चीज़ विरोधाभास उत्पन्न करेगी, और ये मतलब कंट्राडिक्शन उत्पन्न करेगी। अब कंट्राडिक्शन क्यों आया, ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने सबसे पहले शुरुआत में गलत परिकल्पना की थी, अजम्पशन किया था कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास आया। तो क्या है, √2 परिमेय संख्या है, ये हमने पूरी कल्पना की थी, फॉल्स हमारा अजम्पशन था, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो इसलिए क्या थी वो कल्पना कि √2 क्या है,
वर्गमूल 2 क्या है? परिमेय संख्या। अतः इस विरोधाभास को खत्म करना है तो हमको ये पुरानी कल्पना को भी गलत ही मानना पड़ेगा। इसका मतलब कि √2 क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं होकर क्या है? √2 अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो तो इसी मेथड का को फॉलो करते हुए ये प्रूफ कर सकते हैं कि √2, √3, √5 ये कैसे होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना मतलब फॉल्स आप अजम्पशन भी बोल सकते हो, है ना इसको, है ना, इस तरह से। तो ये थोड़ा बहुत मैथ्स था और ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पहले, ये जो लिखना होता है अगर आप समझ लोगे कि कोई भी प्राइम नंबर b किसी संख्या के वर्गों को विभाजित करेगा, कोई भी अभाज्य संख्या किसी अन्य संख्या के वर्गों को विभाजित करेगी तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो बस यही चीज़ लिखनी थी और ये बस विरोधाभास हमने जो माना था, हमने जो कल्पना की थी, वो ही विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। उसी को आप लिख दोगे तो आप ये साबित कर दोगे कि √2 कैसा है? अपरिमेय संख्या। √2 इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं √3 और √5 को भी कोशिश करूँगी कि वीडियो बना दूँ, बट वो इसी तरह से होगा, जहाँ √2 है वहाँ √3 कर देना। यहाँ पर जहाँ पर आप स्क्वायर करने पर 4 लिख रहे हो, √3 के केस में 9 हो जाएगा, √5 के केस में 25 हो जाएगा। और हल्का सा सिंपल मैथमेटिक्स करते हुए आपको लिखना यही सब होगा। ठीक है, क्योंकि तरीका यही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जैसे 2 × √3 एक इरेशनल नंबर है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे 3√2 ये भी इरेशनल होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह के संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखूँ। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी अच्छा होगा और एक ही बोर्ड पे ये सारा एक बार में आ जाए। तो चलिए, आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।